नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब और एंग्लो सिख वॉर। जहाँ तक इस टॉपिक का संबंध है प्रारंभिक परीक्षा से, तो विगत 25 वर्षों में लगभग 25 ही प्रश्न यहाँ से आए होंगे और उसमें से भी रिपीट हुए हैं काफ़ी प्रश्न। तो बहुत संक्षेप में हमें रणजीत सिंह और दोनों सिख वॉर देखनी है। जब पानीपत का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ, तो उसने न सिर्फ मुगल साम्राज्य को कमजोर किया, बल्कि उसने मराठों को भी थोड़े समय के लिए उत्तर भारत की राजनीति से गायब कर दिया। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास में वैक्यूम नहीं होता, तो मुगलों और मराठों के कमजोर हो जाने का सर्वाधिक लाभ जिस शक्ति को मिला वो थे सिख। 1761 के बाद सिखों के सबसे गौरवशाली इतिहास का आरंभ होता है। 1763 से के आगे हम पंजाब में 12 मिसलों को देखेंगे। एक तरह से मान लीजिए छोटे छोटे सिख राज्य जो मिसलों में बटे हुए थे। इन 12 मिसलों में से 5 मिसलें बहुत ताकतवर थीं, जैसे कि भांगी मिसल, जिसका नियंत्रण लाहौर और उसके आसपास के इलाके पर था, कन्हैया, सुकेर चकिया जिसमें रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। तो इन मिसलों में परस्पर संघर्ष भी था। 1780 रणजीत सिंह का जन्म है और सिर्फ 12 वर्ष की आयु में उन्हें गद्दी संभालनी पड़ी, अल्पायु में उनके पिता की मृत्यु के बाद। रणजीत सिंह का विवाह कन्हैया मिसल में हुआ था और रणजीत सिंह के उत्थान में निश्चित तौर पर उनकी मदर इन लॉ सदा कौर का भी योगदान है। रणजीत सिंह के राजनीतिक उत्थान के पीछे रणजीत सिंह की 2 नीतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, उन्होंने अन्य मिसलों के साथ मैत्री संबंध कायम किए, जैसे अहलुवालिया सरदारों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। इसके अलावा जो अन्य छोटी मिसल थीं, उनके साथ उन्होंने बहुत सारे वैवाहिक संबंध भी कायम किए। तो वैवाहिक संबंध और मित्रता की उनकी नीति सफल रही। इसके अलावा उन्होंने प्रादेशिक विस्तार की नीति भी अपनाई और शीघ्र ही उनका नियंत्रण लाहौर से लेकर के अमृतसर तक हो गया। जब मराठा सरदार होलकर रणजीत सिंह के पास मदद के लिए जा रहे हैं, तो इससे आप समझिए कि रणजीत सिंह की मान्यता एक संगठित राज्य के शक्तिशाली शासक के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर हो चुकी है। और अंग्रेज भी इस बात से अवगत है कि रणजीत सिंह के विस्तार को, खासतौर पर जो सिस सतलज एरिया कहलाता था, सतलज पार के जो क्षेत्र कहलाते थे, वहां पर उनके विस्तार को रोकना जरूरी है। तो होलकर वाले एपिसोड से अंग्रेजों और रणजीत सिंह के का आमना सामना हुआ। लॉर्ड लेक ने स्पष्ट तौर पर रणजीत सिंह को यह संदेशा भिजवाया कि अगर वो होलकर की मदद करते हैं तो इसको शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना जाएगा। 1806 में रणजीत सिंह और लॉर्ड लेक के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें 3 बिंदु आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला, कि रणजीत सिंह होलकर की मदद नहीं करेंगे और उसको अमृतसर छोड़ने के लिए कहेंगे। दूसरा, अंग्रेज होलकर का पीछा करते करते जहां तक आ गए हैं, पंजाब क्षेत्र से वो अपनी फौजें हटा लेंगे और रणजीत सिंह के मित्रवत रहने की स्थिति में अंग्रेज उनके क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में पुनः एक संधि होगी
और ये कहलाएगी अमृतसर की संधि। इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से मैटकॉफ हस्ताक्षर करेंगे। इस संधि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सतलज नदी रणजीत सिंह की सीमा मान ली गई। इसका नफा नुकसान ये था कि अब सतलज पार के क्षेत्रों पर रणजीत सिंह आक्रमण नहीं कर सकते थे। पूर्व की तरफ उनका साम्राज्य विस्तार रुक गया है, लेकिन पश्चिम की तरफ वो स्वतंत्र हो गए अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। ये मानते हुए कि रणजीत सिंह सतलज पार के क्षेत्रों पर आक्रमण ना करें, क्योंकि संधि के पूर्व रणजीत सिंह की फौजें लुधियाना तक भी पहुंच गई थी, तो लुधियाना में एक ब्रिटिश टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी रखी गई, जिससे कि रणजीत सिंह उस तरफ आक्रमण करने की ना सोचे। और सतलज के पूरब के जितने भी राज्य थे वो ब्रिटिश संरक्षण में चले गए। इस संधि का लाभ उठा करके रणजीत सिंह ने पश्चिम की ओर विस्तार किया और कांगड़ा, कश्मीर अफगान अमीर शाह सुजा के संरक्षण में था, तो रणजीत सिंह ने वो प्राप्त किया। और शाह सुजा से ही रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिला, वही कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह भारत से लूट करके ले गया था। तो रणजीत सिंह काफी शक्तिशाली होकर के उभरे इस संधि के बाद। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मुलाकात होती है रणजीत सिंह से, और रणजीत सिंह उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों ना सिंध की विजय की जाए और सिंध का बंटवारा कर लिया जाए। लेकिन विलियम बेंटिंक को बहुत स्पष्ट है कि सिंध को आज या कल अंग्रेज खुद ही जीत लेंगे, वो सिंध का कोई बंटवारा नहीं चाहते। यहां पर 1838 की त्रिपक्षीय संधि आप अवश्य देखें, तो अमृतसर की संधि और उसके बाद 1838 की त्रिपक्षीय संधि, जिसमें अफगानिस्तान से शाह सुजा है और ब्रिटिश लॉर्ड ऑकलैंड है और रणजीत सिंह है। इस संधि के बाद 1839 में कुछ खास हुआ नहीं इस संधि का। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो रणजीत सिंह के जीवन से प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं वो सिर्फ इतने से हैं कि रणजीत सिंह किस मिस्र के नेता थे, सुकेर चकिया मिस्र के, उनकी राजधानी कहां पर थी, लाहौर। एक आधा प्रश्न उनके प्रशासन से आ गया है, अदरवाइज ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई हैं। तो रणजीत सिंह के प्रशासन से हम क्या देख सकते हैं, कुछ 5-7 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। रणजीत सिंह की सरकार खालसा सरकार के नाम से जानी जाती थी और रणजीत सिंह ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के योग्य लोगों को अपने प्रशासन में स्थान दिया। प्रारंभिक परीक्षा में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि एक स्टेटमेंट दिया गया था और पूछा गया था कि भाई ये स्टेटमेंट किसका है। तो स्टेटमेंट ये था कि ईश्वर ने मेरी एक आंख ले ली, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सभी लोगों को, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखूं। तो रणजीत सिंह ने ये कथन है और सर्वधर्म सद्भाव वाली बात। तो उनके मिनिस्टर्स में 3 नाम आप याद रखिए। राजा ध्यान सिंह जो उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फकीर अजीजुद्दीन जो उनके विदेश मंत्री थे, और हरि सिंह नलवा उनके रक्षा मंत्री थे। रणजीत सिंह का जो सैन्य प्रशासन था, जिसमें फ्रांसीसी प्रशिक्षक नियुक्त किए गए थे, यूरोपीय ढंग की सेना उन्होंने तैयार करी थी, और जैसा कि लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में एक टिप्पणी करी थी रणजीत सिंह की सेना को देख करके कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। लेकिन वो सिर्फ सुंदर फौज ही नहीं थी,
सिख युद्धों में वो साबित करेंगे कि वो ताकतवर फौजों में से भी एक थे। तो रणजीत सिंह के प्रशासन को प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्यादा नहीं देखना है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में क्या हुआ? रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों का क्रम आप याद करेंगे। 1839 से लेकर के अगले 2 वर्षों में एक के बाद एक 3 शासक बदल गए। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बना खड़क सिंह, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु के बाद दूसरा पुत्र नौनिहाल सिंह, माना जाता था कि नौनिहाल सिंह सबसे योग्य पुत्र था, उसकी भी मृत्यु हो गई। और शेर सिंह शासक बना। शेर सिंह की भी 1843 में हत्या कर दी गई और दिलीप सिंह जो कि एक छोटे बालक थे उनको शासक बनाया गया। तो रणजीत सिंह 1839 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, अंततः दिलीप सिंह, अगले 4 वर्षों के अंदर 4 शासक, और राजा का पद कमजोर हो जाता है। दिलीप सिंह चूंकि छोटे बालक हैं तो उनका संरक्षण उनकी माता के हाथ में है, रानी जिंदन के हाथ में है, और रानी जिंदन और उनके सलाहकार लाल सिंह और तेजा सिंह प्रशासन में फौज के नियंत्रण से थोड़ा परेशान है। तो इस पृष्ठभूमि में एंग्लो सिख वॉर होती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की मृत्यु, दुर्घटनाएं, प्रशासन में फौज का हस्तक्षेप, इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश हाथ भी था। और रानी जिंदन और उनके सलाहकारों को लगा कि फौज के हस्तक्षेप को कम करने का एक तरीका यह है कि फौज को एक बड़ा टारगेट दे दिया जाए, तो क्यों ना उनको अंग्रेजों से भिड़ा दिया जाए। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1845 से 1846 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। आप मॉडर्न इंडिया में जितने भी वॉर देखते हैं उसमें 4 पॉइंट हमेशा दिमाग में रखें। आपको वॉर का नाम दे दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, तो आपको ईयर पता होना चाहिए कब से कब तक वो वॉर चली। पार्टीज पता होनी चाहिए, पार्टीज का मतलब है पक्षकार, दोनों तरफ से किसने किसने लड़ाइयाँ लड़ी। बैटल ग्राउंड कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाता है, समकालीन गवर्नर जनरल कौन था, और उस युद्ध का परिणाम क्या निकला। खासतौर पर अगर उस युद्ध के बाद कोई संधि हुई है तो उस संधि की शर्तें आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में जो बैटल ग्राउंड है, अलग अलग जगहों पर लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसमें मुदकी है, फिरोज शाह है, उसमें बद्दोवाल है और आलीवाल है। ये चारों लड़ाइयाँ निर्णायक साबित नहीं हुई। 5वीं लड़ाई जो कि सबराव की लड़ाई थी वो निर्णायक सिद्ध हुई। तो आपको ये बैटल ग्राउंड भी याद रखने हैं। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लड़ाई नहीं हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध सिख सेनापतियों, नेताओं का विश्वासघात था अपनी ही सेना के प्रति। खासतौर पर लाल सिंह और तेजा सिंह, सिखों की हार हुई और अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1846 लाहौर पर कब्जा कर लिया और लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि की कुछ शर्तें आप लोग देख सकते हैं, जैसे सिख सेना को सीमित कर दिया गया, सतलज पार के समस्त क्षेत्रों पर सिखों का अधिकार जाता रहा, कश्मीर सिखों के हाथ से निकल गया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले में गुलाब सिंह को बेच दिया, और दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया, रानी जिंदन को उनका गार्जियन और लाल सिंह को प्राइम मिनिस्टर, वजीर।
लाहौर में हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट के तौर पर रख दिया गया ताकि प्रशासन उनको देखते रहे अंग्रेज। हालांकि हेनरी लॉरेंस ने कहा कि वो आंतरिक प्रशासन में, पंजाब के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये तो आप शुरू से देख रहे हैं कि जहां पर भी ब्रिटिश रेजिडेंट जाता था वो सत्ता का पैरेलल केंद्र बन जाता था। 2 दिन के बाद, मतलब लाहौर की संधि हुई 9 मार्च 1846 को। 2 दिन के बाद 11 मार्च को एक पूरक संधि और की गई और कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और अन्य सिख नेता चाहते हैं कि ब्रिटिश सेना जो है वो 1846 के अंत तक लाहौर में बनी रहे। मकसद बताया गया महाराजा और लाहौर वासियों की रक्षा करना। किससे रक्षा करना स्पष्ट नहीं था। तो कुछ समय के पश्चात एक विद्रोह हुआ। लाल सिंह को लगा कि वो जिस इनाम के हकदार थे वो उनको नहीं मिला, तो उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात भी किया अपनी सेना के साथ और कश्मीर मिला गुलाब सिंह को। तो लाल सिंह ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह दबा दिया गया और दिसंबर 1846 में भैरववाल की संधि की गई। भैरववाल की संधि में पहली बात तो ये थी कि रानी जिंदल की गार्जियनशिप समाप्त कर दी गई, एक तरीके से उनको रिटायर कर दिया गया, उनको पेंशन दे दी गई। इसके अलावा 8 सिख सरदारों की एक काउंसिल बनाई गई जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश रेजिडेंट को करनी थी और वो अब शासन व्यवस्था को संभालेगी। और लाहौर में अब एक परमानेंट, एक स्थायी ब्रिटिश सेना रखी जानी थी जिसका खर्चा 22 लाख रुपए प्रति वर्ष दिलीप सिंह को देना था। और ये व्यवस्था तब तक चलनी थी जब तक दिलीप सिंह वयस्क ना हो जाए। लेकिन दिलीप सिंह वयस्क होते इससे पहले ही भारत में लॉर्ड डलहौजी का आगमन हो गया, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई और पंजाब का विलय हो गया। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 के बीच में चली और ये कहना कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के कारण ढूंढे जाए तो डलहौजी का जो शासनकाल था उसमें भारतीय क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण या भारतीय क्षेत्रों के विलय के लिए कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। डलहौजी बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था और उसका मानना था कि भारत में अब किसी को भी स्वतंत्र रहने की या सहायक संधि में भी रहने की आवश्यकता नहीं है, अब सबके ऊपर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए। तो अगर कहा जाए कि भाई तात्कालिक कारण, तो मुल्तान का जो गवर्नर है मूलराज, उसका विद्रोह सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का तात्कालिक कारण बना। अंग्रेजों ने उसको अपदस्थ कर दिया और विद्रोह हो गया। अगेन बैटल ग्राउंड 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं, रामनगर, चिलियावाला और गुजरात। जनरल गॉफ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना लड़ रही थी और सिख सैनिकों ने दिखाया कि क्यों कभी लॉर्ड ऑकलैंड ने उनको सुंदर सेना कहा था, बट वो सिर्फ सुंदर सेना ही नहीं थी, वो बहुत ताकतवर सेना भी थी। इसके बावजूद कि लाहौर की संधि के बाद सिख सेना की शक्ति घटा दी गई थी, सीमित कर दी गई थी, फिर भी सिख बहुत बहादुरी से लड़े और जनरल गॉफ की जगह चार्ल्स नेपियर को लाना पड़ा। और चार्ल्स नेपियर ने गुजरात के युद्ध में, जिसको तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, सिखों को पराजित कर दिया गया। मार्च 1849 में डलहौजी ने पंजाब का विलय कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए एनुअल पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया गया और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा, अंग्रेज कहते हैं कि दिलीप सिंह ने गिफ्ट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि दिलीप सिंह छोटे बालक थे, तो अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा भी हासिल कर लिया और ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था एक 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपी गई। ये प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है कि कौन कौन इस कमेटी के मेंबर थे या नहीं थे। तो हेनरी लॉरेंस तो पंजाब में शुरू से ही थे, तो हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था देखनी थी। जॉन लॉरेंस को लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व सौंपा गया और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया।
इस तरीके से भारत का अंतिम महत्वपूर्ण राज्य पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया।